हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसमें हम बात करेंगे कि जो हमारा यथार्थवाद है, यानी कि जो हमारा वो रियलिज्म है, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो फील्ड में स्टडी के रूप में आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि जब हमने पहली क्लास में जो हमने डिस्कस किया था कि कौटिल्य से मतलब कौटिल्य से स्टार्ट होने वाला जो हमारा यथार्थवाद है, यानी कि कौटिल्य के यानी कि जब हम बात करते हैं किसमें, तो जैसा कि कौटिल्य से शुरू होने वाले और विभिन्न स्कॉलर्स के विचारों से स्पष्ट होता है विचारधारा यानी कि यथार्थवाद वो किस पर आधारित है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दुनिया का अध्ययन कराना चाहिए जैसा कि वह है। कहने का मतलब यह है कि हम चाहे कौटिल्य के टाइम से देखें या आज के टाइम पे या 20वीं शताब्दी से देखें, तो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है यानी कि इंटरनेशनल रिलीजन है, वो रिलेशन है, उसमें क्या है, एक रिलीजन क्या करता है, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन में रिलीजन क्या करता है, एक स्टडी कराने का काम करता है। कैसा कि जैसा कि वो दुनिया है। इसे आमतौर पर हम 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक सत्ता के लिए संघर्ष के अध्ययन के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम 20वीं सेंचुरी में देखें, यानी कि 20वीं सेंचुरी में देखें, तो वो क्या है, तो सत्ता के लिए संघर्ष के रूप में हमने यथार्थवाद को क्या कर रखा है, स्वीकार कर रखा है कि जो यथार्थवाद है वो क्या है, तो सत्ता के लिए संघर्ष है, यानी कि बैलेंस ऑफ पावर है। तो हमने 20वीं सेंचुरी में जो रियलिज्म है उसकी थ्योरी को मान रखा है। शक्ति संतुलन को यथार्थवाद राजनीति की क्या है, अभिव्यक्ति माना जाता है। यानी कि जो पावर ऑफ बैलेंस है तो उसको क्या करते हैं हम, जो रियलिज्म है उसमें हम क्या मानते हैं, सबसे प्रमुख, यानी कि हम उसको रिगार्डेड एज द एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्तित्व के रूप में हम इसे मानते हैं। तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि जो पावर ऑफ बैलेंस है वो कहते किसे। जो पावर ऑफ बैलेंस का मतलब है कि जब एक कंट्री अपने वो आर्म्स को, यानी कि अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाती है अपने पड़ोसी राज्य के तुलना में, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, शक्ति संतुलन देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पे क्या है कि यदि आज के टाइम पे जो हमारी कंट्री है वो अलग अलग तरीके के जो न्यू वेपन्स है या तो वो अदर कंट्री से, जैसे डेवलप कंट्री से परचेज करके लाती है, जैसे कि हमारे USA हो गया, फ्रांस हो गया, वो इसराइल हो गया, रसिया हो गया। क्यों? क्योंकि इनके जो मिलिट्री वेपन्स है, मिलिट्री इक्विपमेंट है, वो काफ़ी हद तक लेटेस्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पड़ोसी में क्या है, जैसे कि चाइना और पाकिस्तान जैसी जो कंट्री है वो हम उनकी फेयर में रखे, क्योंकि एशिया में क्या रहे, पावर ऑफ बैलेंस रहे, शक्ति का संतुलन रहे, जिसलिए हम उसमें क्या करते हैं, हम अपने आर्म्स को दिन ब दिन डेवलप करते रहते हैं ताकि कोई भी हम पर आक्रमण ना करते। जब सामने वाला हमसे ज़्यादा पावरफुल हो और हम उसी के लेवल के पावरफुल जब हम बनते हैं तो उसी को कहते हैं शक्ति संतुलन। यदि हम जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद यथार्थवाद की जो सिद्धांत को क्या हुआ था, कुछ मोह भंग हुआ था। कहने का मतलब है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था, उसके बाद जो लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, तो उसके बाद क्या था, तो जो यथार्थवाद की जो विचारधारा है कि जो सत्ता के लिए जो संघर्ष है, तो उसमें क्या हुआ था, तो उसके सिद्धांत में क्या हुआ था, कुछ हमें मोहभंग, यानी कि हमें कुछ उसमें गिराव, मतलब उस डिसएंगेजमेंट हमें उसमें देखने को मिला था। मतलब जो यथार्थवाद है उसकी विचारधारा में हमें क्या देखने को मिला था, कुछ कमी देखने को मिला था। उस टाइम क्या था, तो आदर्शवाद की जो विचारधारा है वो उभर कर आई थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद क्या हुआ था, लीग ऑफ नेशन की जो स्थापना की गई थी, उसमें क्या गया था, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, विश्व स्तर पर शांति की स्थापना करना, जिसके कारण क्या था कि आदर्शवादी ही का एक अधिक प्रभावशाली हो गया था। यानी कि उस टाइम जैसे ही लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई तो वहाँ पे क्या हुआ था, जो आदर्शवादी विचारधारा है तो उसमें उसका जो विचारधारा वो काफ़ी प्रभावशाली हो गया था, और यथार्थवाद की जो विचारधारा वहाँ पे उसके प्रभाव में हमें कमी देखने को मिली थी। जैसे कि आदर्शवादी भी मानते हैं कि जो राज्य है उसका जो केंद्र है वो क्या है, उसका करता है, यानी कि किसी भी स्टेट का जो
मेन सेंटर है वो कौन है, तो वो एक्टर्स होता है, और यही चीज़ यथार्थवाद भी मानते हैं। लेकिन जबकि आदर्शवाद का ये मानना है कि जब हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो वर्ल्ड लेवल पर क्या है कि हम ग्रुप ऑफ नेशन यानी कि स्टेट राज्यों के संघों के माध्यम से यानी कि राष्ट्र के संघों के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, विश्व स्तर पर हम शांति स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे क्या है, मतलब यूएनओ है। यूएनओ क्या है, एक ग्रुप ऑफ कंट्री है जिसमें क्या करता है, आज के टाइम पे भी क्या कर रखा है उसने, थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से रोक रखा है दुनिया को। तो वो क्या है, तो इसी तरीके से आदर्शवादी का जो विचारधारा है वो कहता है कि सिर्फ आदर्शवादी भी मानता है कि किसी भी नेशन का जो सेंटर है वो एक्टर होता है, लेकिन दुनिया यानी कि विश्व स्तर पर अशांति स्थापित करने के लिए क्या होना चाहिए कि हम राष्ट्रों के संघ से भी हम के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, तो वर्ल्ड लेवल पर यानी कि विश्व स्तर पर शांति स्थापित कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था, जैसे कि हिटलर ने नाजी जर्मनी के उदय के साथ क्या हुआ था, दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो आदर्शवादी विचारधारा है तो उसको क्या हुआ था, अधिक समय तक वो नहीं चल सका था। क्यों, क्योंकि जिस तरीके से वो जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद जो लीग ऑफ नेशन था, तो उस टाइम पे क्या था, आदर्शवादी ज़्यादा प्रभावशाली के रूप में उभर कर निकला था। लेकिन जैसे ही हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध को शुरू किया, जैसे ही हिटलर के द्वारा दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद क्या था कि जो आदर्शवादी विचारधारा है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाया, यानी कि उसका प्रभाव ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाया। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो हमें दूसरे में क्या देखने को मिला था, यथार्थवाद का उदय, यानी कि यथार्थवाद की जो विचारधारा है उसके प्रभाव में तेजी से उसका प्रभावशाली और बढ़ गया था, यही हमें देखने को मिला था। यदि हम बात करें कि राज्य के साथ यथार्थवादी की जो चिंता है वो मुख्य रूप से दो मुद्दों पर रहती है। पहला रहता है सुरक्षा और दूसरा रहता है सत्ता। राज्य ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो कि किसी भी महत्वपूर्ण पैमाने पर सैन्य शक्ति को निर्देशित कर सकता है। सुरक्षा और संभावित हिंसा पर जोर एक निराशावादी तर्क से निकलकर आया है। स्थिति तब और बढ़ जाती है जब राज्य खतरों की प्रतीक्षा में सशस्त्र प्राप्त करने लगता है। कहने का मतलब है कि युद्ध की संभावना वहां पे तब और बढ़ जाती है, यानी कि संघर्ष की संभावना वहां पे तब और बढ़ जाती है जब एक कंट्री यानी कि एक राष्ट्र को यह संदेह हो जाए कि उस पर कोई आक्रमण करने वाला है या उस पर कोई आक्रमण करने वाला है। यहाँ तक कि जब उनके इरादे ईमानदारी से शांतिपूर्ण होते हैं तब भी संदिग्ध पड़ोसी उनके व्यवहार को रक्षात्मक युद्ध के बजाय आक्रमण की तैयारी के रूप में भूल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब अगर कोई कंट्री अपने मिलिट्री पावर को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा हो, और उसका पड़ोसी राज्य इस बात को अनदेखा कर देता है कि वह शांतिपूर्ण के लिए अपने आर्म्स को डेवलप कर रहा है, यानी कि वो हमेशा इस बात पर संदेह करेगा कि वो हम पर आक्रमण करने के लिए अपने पावर्स को इंक्रीज कर रहा है, इसलिए वो साथ में क्या करेगा, तो वो भी अपने आर्म्स को इंक्रीज यानी कि अपनी जो पावर है, अपनी सैन्य शक्ति है, उसको इंक्रीज करने लगेगा। निकोलस के द्वारा ये कहा गया था कि जो दुर्भाग्य से आक्रमण और रक्षात्मक हथियार के बीच में हम कोई भी अंतर नहीं रख सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो निकोलस के द्वारा ये कहा गया था कि जब हम किसी पर आक्रमण करने के लिए या अपनी रक्षा के लिए जब हम अपने हथियारों को डेवलप करते हैं तो उसमें कोई भी हम अंतर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए संदेह, और इस संदेह को दूर करना क्या है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच के रिलेशन की बात करें तो आज के टाइम पे जो भी इंडिया न्यू टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स परचेज करता है या खुद बनाता है तो उसमें हमेशा पाकिस्तान को एक यह संदेह रहता है कि वह अपनी पीस मतलब शांति स्थापित करने के लिए नहीं बल्कि भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करने के लिए ये अपने सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है, जबकि यह क्या रहता है, एक मात्र संदेह रहता है जिसे इस टीम में और अधिक संदेह पैदा जो कि क्या कर देता और भी अधिक संदेह पैदा करने का कार्य करता है। बातचीत से इस पैटर्न को सुरक्षा दुविधा के रूप में हम मान सकते हैं, यानी कि रूप में जाना जाता है। इसे भारत पाक सुरक्षा प्रतिद्वंद्विता से आसानी से समझा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको समझाया
कि अगर इंडिया कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी का वेपन्स या तो बाहर की डेवलप कंट्री से खरीद करके लाता है या खुद बनाता है, तो वहाँ पे पाकिस्तान को जो सबसे पहला संदेह होता है वो ये रहता है कि भारत जो भी अपने सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है वो शांति स्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि उस पाकिस्तान पर आक्रमण करने के लिए वो सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है। जिसके कारण क्या है, तो पाकिस्तान भी अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने लगता है, जिससे संघर्ष की स्थिति और उत्पन्न हो जाती है। अगर हम बेसिक मूल सिद्धांत बात करें यथार्थवाद की, तो वो क्या है, हमें निम्नलिखित तरीके से देखने को मिलता है। पहला यही है कि जो राज्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में क्या है, उसका एक मुख्य कर्ता है। यानी कि जो इंटरनेशनल सिस्टम में बात करें तो उसमें जो सबसे जो मेन है यानी कि जो प्रमुख है वो कौन है, स्टेट का एक्टर्स होता है। और वहीं पे राज्य सत्ता का जो पीछा करते हैं, यानी कि वे विरोधियों की कीमत पर और अधिक शक्तिशाली पदों को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा शक्तियों के मतलब संघर्ष करते रहते हैं और क्या करते हैं, शक्तिशाली पदों को प्राप्त करने की कोशिश में रहते हैं, जिसे हम सत्ता का संघर्ष भी कह सकते हैं। उन प्रतिद्वंदियों के आक्रमण के खिलाफ क्या करते हैं, खुद के बचाव करने के अर्थ में ऐसा वह करते हैं। क्योंकि राज्य एक दूसरे के साथ संबंधित पूरी तरीके से उनके शक्ति संबंध पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ कैसा संबंध रहेगा तो किस पे डिपेंड करता है, तो शक्ति संबंध पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर देखें कि आज हमारा कैसा भी रिलेशन हो, कितना भी खराब रिलेशन क्यों ना हो पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, लेकिन वो हम पे आक्रमण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जिस टेक्नोलॉजी का वेपन्स उनके पास है वैसे ही टेक्नोलॉजी का वेपन्स हमारे पास भी है। तो यानी कि आज के टाइम पे जो भी जैसा भी संबंध है तो वो किस चीज़ पर आधारित है, तो शक्ति संबंध पर वह आधारित है। इसलिए उनका जो राज्य है वो आंतरिक संरचना या शासन के प्रकार से कोई भी उसका लेन देन नहीं रहता। यानी कि जो भी हमारा एक कंट्री से दूसरी कंट्री से जो रिलेशन रहता है उसमें आंतरिक संरचना या शासन का कोई भी प्रकार का उसमें लेन देन देखने को नहीं मिलता है। हालांकि कई अध्ययनों से हमें यह पता चला है कि लोकतांत्रिक शासकों के बीच जो है वो तुलनात्मक सहयोग और संघर्ष की संभावना क्या रहता है, हमेशा कम रहता है या कम है। अगर हम बात करें मेजर्स एलिमेंट ऑफ रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद के प्रमुख तत्व, तो ये क्या है, तो दो तरीके के इसमें तत्वों की बात की गई है। पहला है स्टेटिज्म यानी कि राज्यवाद, और दूसरा जो है हमारा वो है सर्वाइवल यानी कि उत्तरजीविता। यानी कि अगर हम बात करें कि जो टिमोथी डयून ने यथार्थवाद को किसमें, तो दो प्रमुख तत्वों में लिखा है। पहला है सांख्यिकी और दूसरा सांख्यिकी और अस्तित्व पर प्रकाश डाला है। इस खंड में इसकी संक्षिप्त चर्चा की गई। जैसे कि हम बात करते हैं राज्यवाद यानी कि हम स्टेटिज्म की बात करते हैं, तो उसमें क्या हमें देखने को मिलता है, जो सांख्यिकीवाद यथार्थवाद राज्य का केंद्र है, शक्ति का अवतार। जैसे कि डोनेनल ने कहा था कि हर राज्य मूल रूप से एक मत्स्य है, जिसका अर्थ है कि शक्ति राज्य है। और मैक्स वेबर के शब्दों के अनुसार हम माने तो राज्य किसी दिए गए क्षेत्र के भीतर शारीरिक बल के वैध उपयोग और एकाधिकारी से है। राज्य के पास शक्ति है और उसका प्रबंधन करता है और अपनी सीमाओं और अपने लोगों की सुरक्षा करता है। कहने का मतलब है जब एक राज्य शक्तिशाली होता है या जब एक राज्य के पास शक्ति होता है तो वो क्या करता है, अपनी सीमाओं और अपने देश के अंदर रह रहे जो भी लोग हैं उनकी सुरक्षा निश्चित रूप से वो कर पाता है। इसलिए वो क्या करता है, अपने शक्ति को वो बढ़ाता रहता है। हालांकि जो बाहरी रूप से राज्य एक अराजकता व्यवस्था में है जिसमें अस्तित्व रखते हैं, इस प्रकार एक राज्य आंतरिक रूप से संगठित शक्ति है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, वो तो शक्ति का संचय करना चाहता है। सत्ता यानी कि सत्ता राज्य का एकाधिकारी। कहने का मतलब है एकाधिकारी का मतलब होता है किसी प्रमुख एक व्यक्ति का ही उस पर अधिकार होना। इसलिए इसमें कहा गया है कि जो सत्ता है वो क्या है, राज्य का एकाधिकारी है। यानी कि किसी भी नेशन का जो है वो एकमात्र अधिकार क्या है, तो वो क्या है, तो वो सत्ता है।
यथार्थवादियों के लिए राज्य ही एकमात्र अभिनेता, यानी कि जब हम बात करें, अगर हम रियलिज्म के अकॉर्डिंग बात करें तो राज्य यानी कि स्टेट का एक अधिकारी कौन है, तो उसका एक एक्टर है जिसे हम स्टेट ऑफ एक्टर भी कहते हैं, जो वास्तव में मायने रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों, जैसे कि जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रूल की या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, या धार्मिक यानी कि रिलीजियस जो ग्रुप है वो क्या करते हैं, रिलीजियस ग्रुप का एक प्रभाव तो होता है लेकिन उनके पास उतनी शक्ति नहीं होती जितना कि एक राज्य के पास होता है। यह समूह बहुराष्ट्रीय कंपनियां और संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित नियम जैसी एजेंसियां बढ़ती हैं और गिरती रहती हैं, लेकिन एक राज्य आधुनिक वैश्विक राजनीति में एक अस्थायी विशेषता बनाए रखता है या एक अस्थायी विशेषता रहता है उनका। अगर हम बात करें जैसे कि टिमोथी ड्यून ने लिखा है कि गैर राज्य अभिनेता इस हद तक एक सांख्यिकीय पहचान की छाप धारण करता है, या इस तथ्य से और अधिक समर्थन किया जा सकता है कि इन अभिनेताओं को एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अपना रास्ता बनाना खुद ही पड़ता है, जिसके नियम राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जितने भी जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, या हमारे जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इंटरनेशनल लॉज हो गए, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, या रिलीजियस जो ग्रुप हो गए, वो क्या है, वो उन्हीं रास्ते पर चलते हैं जो कि क्या होता है, एक राष्ट्र यानी कि एक नेशन के द्वारा क्या किया जाता है, वो नियम जो बनाया जाता है वो उन्हें उन्हीं नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। हेगेल और अन्य लोगों ने से प्रेरणा लेते हुए मार्गेंथो और निकोलस जैसे यथार्थवादी ने राज्य को क्या कहा था, राज्य को एक राजनीतिक समुदाय के संरक्षण के रूप में पहचाना है। ड्यून ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा है कि इस कार्य को पूरा करने के लिए राज्य को राष्ट्रीय हित का अनुसरण करना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो ड्यून ने अपना कैलकुलेशन निकालते हुए कहा है कि ये जो कार्य है, इस कार्य को करने के लिए क्या करना चाहिए, पहले ही राज्य को क्या करना चाहिए, अपने यानी कि नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार ये कार्य करना चाहिए। अब बात करते हैं हम सर्वाइवल के बारे में। जो उत्तरजीविता है, सभी यथार्थवादी इस बात से सहमत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है, सुरक्षा है। क्योंकि जो जिन लोगों ने भी जो यथार्थवाद का जो सिद्धांत दिया है, तो उनमें सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण किसको बताया है, तो अपनी सुरक्षा यानी कि अपने अस्तित्व और अपनी सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताया, यानी कि महत्वपूर्ण लक्ष्य बताया है। अन्य सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तरजीविता एक पूर्व शर्त है, चाहे इनमें विजय या लोग और राष्ट्र के विकास का कल्याण शामिल हो। राज्य के नेताओं के लिए यह जरूरी है कि वो यानी कि पारंपरिक नैतिकता से खुद को हमेशा दूर रखे। क्योंकि इसमें अगर हम पीछे लेक्चर में बात करें तो एक स्कॉलर्स के द्वारा ये कहा गया था कि जो स्टेट ऑफ एक्टर्स है उसको हमेशा क्या करना है, तो नैतिकता मूल से हमेशा दूर रहना चाहिए, जबकि उसे अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ना चाहिए। जब बात आए अपने राष्ट्र की आत्मरक्षा यानी कि सुरक्षा के लिए, तो उसे अपनी ईमानदारी को छोड़ने में भी वक्त नहीं लगाना चाहिए। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि जो भी राज्य के जो नेता यानी कि जो एक्टर मतलब किसी भी नेशन के जो लीडर्स हैं, उनके लिए ये जरूरी होता है कि वह अपने नैतिकता को खुद से दूर रखे, यानी कि वह अपनी ईमानदारी को तो रखे, ईमानदारी का रास्ता तो ना छोड़े, लेकिन जैसे ही बात उनके राष्ट्र की सुरक्षा की है तो उन्हें भी नैतिकता छोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगाना है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि राज्य के नेताओं को क्या मतलब स्टेट ऑफ लीडर्स को क्या है, तो मॉरलिटी से दूर रहने की बात कही है। अगर हम मैकियावेली के अनुसार देखें तो मैकियावेली के लिए क्या है, नैतिकता के सिद्धांत का क्या है, सकारात्मक रूप से हानिकारक था। यानी कि मैकियावेली के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर जो नैतिकता है वो क्या है, सकारात्मक रूप से वो हमें हानि पहुंचा सकता है। यदि एक राज्य के नेताओं द्वारा मनाया जाता है जो उसके अनुसार न केवल रक्षा करने के लिए बल्कि यदि आवश्यक हो तो दूसरों को जीतने के लिए भी सत्ता का लक्ष्य रखना चाहिए। मैकियावेली के अकॉर्डिंग क्या है कि
कि अगर कोई राज्य का जो लीडर्स यानी कि कोई भी जो राज्य है वो उसके अनुसार क्या अपनी तो रक्षा करना ही करना चाहिए। अगर वो अपनी मतलब कहने उनके अनुसार क्या है ना, जो हमारा जो नैतिकता यानी कि जो सत्ता के लिए जो संघर्ष है, नैतिकता को छोड़ करके जो हमारा सत्ता के लिए जो संघर्ष है वो ना केवल रक्षा के लिए होनी चाहिए, बल्कि वो क्या होना चाहिए अपने अगर आवश्यक पड़े तो दूसरों को जीतने यानी कि दूसरे की टेरिटरी यानी दूसरे की सत्ता को जीतने का भी लक्ष्य उसे अपने साथ रखना चाहिए। ये अनिवार्य था कि राजनेता ने एक अलग तरह की नैतिकता सीखी हो जो पारंपरिक ईसाई मूल्य के अनुसार नहीं बल्कि राजनीतिक आवश्यकता के अनुसार थी। जैसा कि मार्गेंथो ने जोर दिया था कि विवेक सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है, क्योंकि जब हम मार्गेंथो के अनुसार ये था कि जब भी हम किसी कंट्री से रिलेशन बनाते हैं यानी कि हम इंटरनेशनल रिलेशन पे जब हम किसी कंट्री से संबंध बनाते हैं तो हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करके बनाना चाहिए। क्यों विवेक का इस्तेमाल करने से यहाँ पे मार्गेंथो का मतलब था कि जब भी हम किसी कंट्री से क्या करते हैं रिलेशंस यानी संबंध बनाते हैं तो वहाँ पे हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उस कंट्री से हमें मिलने वाले लाभ और मिलने वाले हानि का पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने कहा था कि एक राष्ट्र का अस्तित्व उसकी पहली और अंतिम जिम्मेदारी होती है, इससे समझौता नहीं किया जा सकता है, इसे जोखिम में नहीं डाला जा सकता है, शक्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपकरण हैं। यानी कि जो हमारे अमेरिकी के जो पूर्व फॉरेन मिनिस्टर है उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो किसी भी कोई भी जो राष्ट्र है उसका जो पहला और अंतिम जो जिम्मेदारी है वो क्या है, अपने अस्तित्व को बनाए रखना और अपने अस्तित्व को कभी भी हम जोखिम में नहीं डाल सकते हैं, और जो शक्ति सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने का जो उपकरण है उसे करना चाहिए। यानी कि जो पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री के द्वारा कहा गया था कि कोई भी कंट्री है, कोई भी नेशन है, उसका जो पहला और जो आखिरी जिम्मेदारी है वो क्या होना चाहिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहिए, जिसे कभी भी जोखिम में नहीं डाला जा सकता और ना ही उससे कोई समझौता किया जा सकता है। संक्षेप में बात करें तो सभी राज्यों का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है, सर्वोच्च राष्ट्रीय हित है। कहने का मतलब है कि कोई भी कंट्री है, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जब अपने संबंध बनाती है तो उसमें सबसे पहले क्या देखती है, वो अपना राष्ट्र यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट को देखती है, जिसका सभी राजनीतिक नेताओं का पालन करना चाहिए। यानी कि जो सभी राजनीतिक जितने भी जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो इस बात का पालन करते हैं, हमें आज के टाइम पे ये ऐसा देखने को भी मिलता है। उदाहरण के तौर पर देखें कि जैसे आज के टाइम पे क्या है कि जो वेस्टर्न कंट्री है उसका रिलेशन इंडिया के साथ काफ़ी अच्छा बनते जा रहा है, यानी काफ़ी इम्प्रूवमेंट पर है। कारण ये है क्योंकि वेस्टर्न कंट्री को पता है कि आने वाले टाइम पे क्या है कि इंडिया क्या रहेगा, एक हब इकोनॉमिक्स मार्केट बनने वाला है, जिसके कारण क्या है तो उनका जो इंटरेस्ट है वो क्या है इकोनॉमिक रूप से इंडिया में है, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं तो इंडिया के साथ अपना जो इंटरनेशनल रिलेशन है तो वो क्या कर रहे हैं अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। और वही चीज़ और वहीं पे इंडिया भी अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए वो क्या कर रहा है तो वेस्टर्न कंट्री के साथ अपने संबंध को अच्छे बना रहा है, जिसमें लक्ष्य में क्या होता है जैसे कि हमारा आर्थिक समृद्धि हो गया आर्थिक समृद्धि के बाद हो गया और उनके गोनीय निम्न स्थान से माना जा सकता है। जैसे कि मैंने भी बताया कि कोई भी कंट्री जो अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखती है वो किस चीज़ के लिए देखती है तो या तो आर्थिक समृद्धि के लिए देखती है या अपने आर्म्स डेवलप करने के लिए यानी कि अपने पावर को इंक्रीज करने के लिए देखती है। नेताओं को एक नैतिक संहिता अपनानी चाहिए जो परिणाम के अनुसार कार्य करे और न्याय करती है, ना कि निर्णय के संदर्भ में, ना कि व्यक्तिगत कार्य सही है या गलत या नैतिकता का या अनैतिकता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यथार्थवाद का अध्ययन
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा, ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो ऑफेंस यानी कि ऑफेंसिव एंड डिफेंस रिलीजन यानी कि आक्रामक और रक्षात्मक यथार्थवाद डिस्कस करेंगे। तो आप अपना फीडबैक वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।